जब किसी कंपनी की बैलेंस शीट में रेवेन्यू अचानक से 321 करोड़ से उछलकर सीधा 1067 करोड़ रुपए हो जाए तो किसी का भी ध्यान उस तरफ जाना एकदम स्वाभाविक है। हाँ बिल्कुल। मतलब ये पूरे 232% का भारी उछाल है। वही तो। पहली नजर में तो ये किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन जब हम इस पूरे आंकड़े के पीछे की ना असल कहानी टटोलते हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ एक मुनाफे की कहानी नहीं है। असल कहानी तो एक बहुत बड़े बदलाव की है, जहां एक कंपनी सिर्फ छतों पर सोलर पैनल लगाने से आगे बढ़कर ना सीधा एक गीगावाट आवर के विशाल बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स की दुनिया में छलांग लगा रही है। सही कहा आपने। अक्सर ना वित्तीय बाजारों में लोग सिर्फ आज की कमाई देखते हैं कि आज कितना पैसा बना, लेकिन जो कंपनियां लंबी रेस का घोड़ा होती हैं ना, वो हमेशा कल की तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दांव लगाती हैं। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार भी यही है। हम बात कर रहे हैं गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड यानी जीजीबीएल की। उनकी जो वित्तीय वर्ष 26 के अर्निंग्स कॉल के ट्रांसक्रिप्ट्स आए हैं और जो ताज़ा स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन है ना, हम उसे डिकोड करने वाले हैं। हाँ, और इस चर्चा का मेन उद्देश्य यही है कि हम ये समझें कि कैसे एक पारंपरिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अब हाईटेक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, मतलब जिसको हम शॉर्ट में BESS कहते हैं, उसकी ओर पूरी तरह से शिफ्ट हो रही है। और इसके साथ ही ना ग्लोबल सप्लाई चेन के जो उतार चढ़ाव हैं, उनसे निपटने की उनकी क्या रणनीति है और कैसे वो अगले साल यानी FY 27 में मेन बोर्ड पर लिस्ट होने का अपना महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार कर रहे हैं। हम इन सब पर बात करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी रणनीति को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो यार, जब मैंने पहली बार ये ग्रोथ नंबर्स देखे ना, तो मुझे सच में लगा कि ये सिर्फ सोलर पैनल की बढ़ती हुई डिमांड का नतीजा है। मतलब सोलर का बूम चल रहा है तो रेवेन्यू बढ़ गया। लेकिन फिर मेरी नज़र उनकी नई ऑर्डर बुक पर पड़ी, जो कि काफी दिलचस्प है। बहुत ज्यादा। कुल 2212 करोड़ रुपए के अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स हैं उनके पास। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से लगभग 1510 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ BESS प्रोजेक्ट्स के लिए हैं। हाँ, और सोलर मॉड्यूल के लिए केवल 470 करोड़ है। एग्जैक्टली। मतलब कंपनी का पूरा फोकस ही जैसे 180 डिग्री घूम गया है। देखिए, इस बदलाव के पीछे ना एक बहुत गहरी और सोची समझी रणनीति है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अब केवल बिजली पैदा करना ही काफी नहीं रह गया है। मतलब सिर्फ जनरेशन से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। ऊर्जा का भंडारण यानी जो स्टोरेज है ना, वही असल भविष्य है। क्योंकि एक बहुत ही बेसिक सी बात है कि सूरज केवल दिन में चमकता है। सही बात है ना, स्टोरेज के सोलर पावर का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। हाँ, क्योंकि रात को तो ग्रिड को पावर चाहिए ना। बिल्कुल। और मैनेजमेंट ने अपनी कॉल में ये एकदम स्पष्ट कर दिया है कि लंबी अवधि में रेवेन्यू की जो स्थिरता है वो उन्हें इन्हीं ऊर्जा भंडारण समाधानों से ही मिलेगी। और इसी रणनीति के तहत जो उन्हें NTPC REL से 1 गीगावाट आर का प्रोजेक्ट मिला है ना, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो इसको अगर हम आम भाषा में समझें तो ये कुछ ऐसा हुआ कि सोलर पावर दिन में चलने वाला एक ऐसा नल की तरह है जो लगातार पानी तो दे रहा है, लेकिन BESS वो विशाल टैंक है जो उस पानी को रात के लिए सुरक्षित रखता है। एकदम सटीक उदाहरण है ये, है ना। बिना इस टैंक के दिन भर का पानी या तो बर्बाद हो जाएगा या फिर रात को प्यासा रहना पड़ेगा। लेकिन यहां मुझे एक बात थोड़ी खटकती है। 1 गीगावाट आर का प्रोजेक्ट, अगर हम इसे संदर्भ में देखें तो ये एक पूरे शहर के बड़े हिस्से को कई घंटों तक बिजली देने जितनी भारी क्षमता है। हाँ, बहुत बड़ा स्केल है ये। और वो भी एंड टू एंड EPC बेसिस पर। मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन सब कुछ उन्हें ही करना है। और इसे पूरा करने के लिए जो समय सीमा दी गई है वो केवल 12 महीने की है। क्या एकदम नए सेक्टर में प्रवेश करते ही इतनी बड़ी डिलीवरी का वादा करना थोड़ा ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है उनके लिए? देखिए, ये सवाल कई निवेशकों के दिमाग में भी आया था कॉल के दौरान। और 12 महीने का समय निश्चित रूप से बहुत ही आक्रामक लक्ष्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मतलब सुनने में ही काफी टाइट लग रहा है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि वो इस फील्ड में शून्य से शुरुआत नहीं कर रहे हैं। मैनेजमेंट का ये जो इतना आत्मविश्वास है ना, वो उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड और उनके सॉलिड क्लाइंट बेस से आता है। अच्छा। वो पहले से ही NTPC, SJVN, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और इंडियन ऑयल जैसी दिग्गज सरकारी संस्थाओं के साथ काम कर रहे हैं।
तो इन पीएसयू क्लाइंट्स के जो प्रोक्योरमेंट और एग्जीक्यूशन की जटिल प्रक्रियाएं हैं ना, उन्हें वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मतलब सरकारी कामकाज का उनको पूरा आइडिया है। बिल्कुल। और एक और बात, 2018-19 में सौभाग्य योजना के तहत उन्होंने लिथियम बैटरी का काफी बड़े पैमाने पर काम किया था। तो जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम या बीएमएस का उनका वो पुराना अनुभव है ना, वो अब इस 1 गीगावाट आवर स्केल के एंड टू एंड प्रोजेक्ट को 12 महीने में डिलीवर करने में बहुत काम आ रहा है। अच्छा, तो मतलब अनुभव इनके पास पहले से है, ये रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर बीईएसएस और ईपीसी प्रोजेक्ट्स इतने ही बड़े और इतने ही महत्वपूर्ण हैं, तो अर्निंग्स कॉल में एक बहुत ही विरोधाभासी आंकड़ा सामने आता है। आप मार्जिन की बात कर रहे हैं। हाँ, FY26 में कंपनी का जो ओवरऑल मार्जिन था वो गिरकर सिर्फ 7% क्यों रह गया? मतलब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि 232% की रेवेन्यू ग्रोथ है, हाँ। और दूसरी तरफ आपका मार्जिन सिकुड़ रहा है। ये गणित ना मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और ये जो सिकुड़ता हुआ मार्जिन है ना, ये असल में उनके बिजनेस मॉडल के बदलाव के दौर को दर्शाता है। ट्रांजिशन पीरियड कह सकते हैं इसका। एग्जैक्टली। इसे ऐसे समझते हैं कि FY26 में उनके कुल रेवेन्यू का 70% हिस्सा सिर्फ सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग से आया था। ओके। और सोलर मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा व्यवसाय है जहां प्रतियोगिता बहुत ज्यादा है, कंपटीशन कटथ्रोट है, तो वहां मार्जिन हमेशा अपेक्षाकृत कम ही रहता है। हाँ, क्योंकि सब लोग वही बना रहे हैं। बिल्कुल। और इसके साथ ही जो वैश्विक भू राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, विदेशी मुद्रा में जो उतार चढ़ाव आते हैं, और एल्यूमिनियम या तांबा जैसी कच्ची धातुओं की आसमान छूती कीमतों ने भी उस मार्जिन को दबाने का काम किया है। तो मतलब वॉल्यूम तो बहुत बढ़ गया, माल बहुत बिका, लेकिन हर यूनिट पर होने वाली जो असली कमाई थी वो कम हो गई। सटीक विश्लेषण है ये, और यही मुख्य कारण है कि कंपनी अब वैल्यू एडेड ईपीसी और बीईएसएस प्रोजेक्ट्स पर अपना सारा ध्यान केंद्रित कर रही है, क्योंकि वहां पैसा ज्यादा है। हाँ, ईपीसी मॉडल में जहां आप सिर्फ एक सामान नहीं बेचते बल्कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाकर डिलीवर करते हैं, वहां मार्जिन बहुत बेहतर होते हैं। उनका स्पष्ट लक्ष्य है कि आने वाले समय में हाई मार्जिन वाले ईपीसी ऑर्डर्स के जरिए वो 13 से 14% का एबिटडा मार्जिन अचीव करें। 13 से 14%, ये तो काफी बड़ा जंप होगा 7% से। बिल्कुल। और 8 से 9% का पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन हासिल करने की उम्मीद है। और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ना केवल बिजनेस मॉडल में बल्कि तकनीक में भी भारी बदलाव किया जा रहा है। हाँ, वो तकनीकी अपग्रेड वाला हिस्सा अर्निंग्स कॉल में काफी प्रोमिनेंट था, मैंने भी पढ़ा। उन्होंने बताया कि अपनी पुरानी जो मोनो तकनीक थी उसको वो पूरी तरह से पीछे छोड़ चुके हैं। हाँ, मोनोपर्क टेक्नोलॉजी। वही। और अब वो हाई एफिशिएंसी एन टाइप टॉपकॉन बाइफेशियल तकनीक अपना रहे हैं। सही कहा। और इसके जो स्पेक्स उन्होंने बताए थे ना, वो काफी इंप्रेसिव थे। 650 वॉट पीक का पावर आउटपुट, 132 हाफ कट सेल्स और 24.07% की एफिशिएंसी। लेकिन जो लोग रोजाना सोलर इंजीनियरिंग की दुनिया में नहीं रहते ना, उनके लिए इस बाइफेशियल टॉपकॉन तकनीक का असल मतलब क्या है? इसे ना बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। जो पुरानी तकनीक वाले सोलर पैनल होते थे, वो केवल सामने की तरफ से सूरज की रोशनी को सोखते थे, मतलब सिर्फ ऊपर वाले हिस्से से। हाँ, लेकिन बाइफेशियल का मतलब ही यही है कि ये पैनल दोनों तरफ से काम करता है। सामने से तो सीधी धूप लेगा ही, लेकिन जमीन से या आसपास के किसी भी सतह से जो रोशनी टकराकर वापस आती है, ये पैनल पीछे से उसे भी सोखकर बिजली बना लेता है। अरे वाह, मतलब रिफ्लेक्शन का भी इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। और इसका सीधा फायदा ये होता है कि बिना कोई अतिरिक्त जमीन घेरे उसी जगह से कहीं ज्यादा बिजली पैदा होती है। और जब हम ईपीसी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, जहां जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत बहुत बड़ी होती है, वहां ये 24.07% की जो हाई एफिशिएंसी है, वो सीधे तौर पर पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत को कम कर देती है। तो मतलब ये सिर्फ एक कूल सा तकनीकी फीचर नहीं है, बल्कि मार्जिन को सुधारने का एक बहुत बड़ा हथियार है उनके हाथ में। एग्जैक्टली। लेकिन इस हाईटेक शिफ्ट के साथ ना उनका एक ऐसा फैसला जुड़ा है जिस पर थोड़ी हैरानी होती है। कौन सा फैसला? देखिए, आज पूरी इंडस्ट्री और सरकार मेक इन इंडिया और DCR यानी डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट को इतना बढ़ावा दे रही है। हाँ, सरकार का पूरा जोर स्वदेशीकरण पर है। बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद GGBL ने खुले तौर पर कहा है कि वे 2000 मेगावाट के नॉन DCR टेंडर्स में जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं। जब देश में लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर इतना जोर है, सरकार इतनी नीतियां बना रही है, तो ऐसे में आयातित यानी नॉन DCR सेल्स की तरफ भागना लंबी अवधि में कंपनी को बाजार से बाहर नहीं कर देगा? मुझे तो ये बहुत रिस्की लग रहा है। पहली नजर में ये वाकई जोखिम भरा कदम लगता है,
लेकिन अगर हम इसे गहराई से देखें ना, तो ये मौजूदा समय में क्वालिटी और मार्जिन को बचाने की एक बेहद यथार्थवादी और प्रैक्टिकल व्यावसायिक रणनीति है। वो कैसे? देखिए, मैनेजमेंट ने कॉल में बहुत साफ साफ बताया कि भारत में बने जो डीसीआर सेल्स हैं, वो अभी तकनीकी रूप से उतने उन्नत नहीं हैं। घरेलू स्तर पर बने सेल्स केवल 585 वॉट पीक तक की एफिशिएंसी वाले मॉड्यूल ही तैयार कर पाते हैं। अच्छा, और उन्हें चाहिए 650? बिल्कुल। इसके विपरीत जो नॉन डीसीआर यानी आयातित विकल्प है, वो उन्हें बहुत आसानी से और बिना क्वालिटी से कोई समझौता किए 650 वॉट पीक वाले हाई एफिशिएंसी सेल्स दे देते हैं। रुको, तो इसका मतलब है कि वे जानबूझकर एक ऐसा रास्ता चुन रहे हैं जहां घरेलू सप्लाई चेन की कमियों का असर उनके इन बड़े प्रोजेक्ट्स पर ना पड़े? यही इसका मूल कारण है। कंपनी का जो प्राथमिक लक्ष्य है वो अपनी ईपीसी और 1 गीगावाट आवर जैसी विशाल बीईएसएस प्रोजेक्ट्स को तय समय सीमा के भीतर और उस 13 से 14% मार्जिन के साथ डिलीवर करना है। क्योंकि अगर डिले हुआ तो नुकसान होगा। ऑब्वियसली, अगर वे डीसीआर की सप्लाई चेन की बाधाओं और तकनीकी सीमाओं में उलझ गए तो प्रोजेक्ट्स में देरी होगी, पेनाल्टी अलग से लगेगी और अंततः उनका वो जो टारगेट मार्जिन है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सही बात है। इसलिए फिलहाल के लिए नॉन डीसीआर की ओर शिफ्ट होना कोई देश विरोध नहीं है, बल्कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को कुशलता से खड़ा करने की मजबूरी और समझदारी दोनों है। हाँ, ये तर्क अपनी जगह एकदम सही है कि बेहतर क्वालिटी लाओ, मार्जिन बचाओ और प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करो। बिल्कुल। लेकिन इन हाई एफिशिएंसी नॉन डीसीआर प्रोजेक्ट्स के लिए विदेशों से बेहतरीन कच्चा माल भी मंगाना पड़ता है। हाँ, इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। और यहीं पर एक बहुत बड़ी वित्तीय चुनौती खड़ी हो जाती है। बैलेंस शीट पर जब 83 करोड़ रुपए लोन्स एंड एडवांसेस के रूप में दिखें तो कॉल के दौरान इन्वेस्टर्स ने काफी तीखे सवाल पूछे थे। किसी को भी लगेगा कि ये कोई भारी कर्ज है या फिर कंपनी का कैश फ्लो कहीं चरमरा रहा है। वो कॉल का ना एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा था। मतलब सीएफओ को तुरंत मोर्चा संभालना पड़ा और ये स्पष्ट करना पड़ा कि जो 83 करोड़ का आंकड़ा दिख रहा है ये कोई बैंक का कर्ज नहीं है। तो फिर क्या है ये पूरी रकम दरअसल कच्चे माल जैसे कि एल्यूमिनियम फ्रेम हो गया, आयातित ग्लास, चांदी और हाई ग्रेड सोलर सेल्स, इन सब के लिए सप्लायर्स को दिया गया एडवांस्ड पेमेंट है। अच्छा, तो मतलब अगर मैं इसे आम जिंदगी के एक उदाहरण से समझूं तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी को अंदेशा हो कि अगले कुछ महीनों में बाजार में आटा, दाल या खाद्य तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने वाली हैं या फिर सप्लाई रुकने वाली है। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि 3 महीने का पूरा राशन एक साथ थोक में खरीद कर अपने घर में रख लेता है। हाँ, बिल्कुल। इसमें उसका सारा कैश एक बार में जरूर फंस जाता है, लेकिन लंबी अवधि में जब कीमतें आसमान छू रही होंगी और बाजार में राशन नहीं मिल रहा होगा, तब वही व्यक्ति सबसे ज्यादा फायदे में होगा। क्या ये सही एनालॉजी है? यह एनालॉजी इस स्थिति पर एकदम सटीक बैठती है। कंपनी की इस पूरी रणनीति को ना 75 दिन की इन्वेंट्री साइकिल कहा जाता है। 75 दिन मतलब करीब 2.5 महीने? हाँ, यानी वे लगभग 2.5 महीने का कच्चा माल पहले से ही बुक कर लेते हैं। वैश्विक बाजार में धातुओं, खासकर अगर आप देखें तो चांदी और तांबा की कीमतों में जिस तरह से तेजी से उतार चढ़ाव आता है ना, और डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत जैसी ऊपर नीचे होती रहती है, उसमें एडवांस पेमेंट करके वे बाजार से एक बेहतर रेट लॉक कर लेते हैं। ये तो बहुत स्मार्ट मूव है। बिल्कुल, क्योंकि अगर वे जरूरत पड़ने पर बाजार से माल खरीदेंगे तो न सिर्फ उन्हें कीमत ज्यादा चुकानी पड़ेगी, बल्कि समय पर माल मिलने की भी कोई गारंटी नहीं होगी। और अगर माल समय पर नहीं मिला तो इसका सीधा असर बड़े प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी में पड़ेगा, है ना? एकदम। जैसे वो स्टर्लिंग एंड विल्सन का जो 305 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, अगर आपके पास माल ही नहीं है तो आप डिलीवरी कैसे करेंगे? सही पकड़ा आपने। और यहाँ ना एक और जटिलता जुड़ती है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, वो है पीएसयू क्लाइंट्स के कड़े नियम। अच्छा, नियम कैसे? देखिए, स्टर्लिंग एंड विल्सन का माल अंततः एनटीपीसी के प्रोजेक्ट्स के लिए ही जाना है, और सरकारी प्रोजेक्ट्स में एक बहुत ही अनिवार्य प्रक्रिया होती है जिसे पीडीआई यानी प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन कहते हैं। ओके, पीडीआई। हाँ, इसका मतलब ये है कि वेंडर को हमेशा 50 से 60 मेगावाट का तैयार माल अपने वेयरहाउस में इंस्पेक्शन के लिए हर वक्त उपलब्ध रखना ही होता है। मतलब इतना माल हमेशा रेडी होना चाहिए? बिल्कुल। जब इंस्पेक्शन टीम उसे आकर पास करती है ना, तभी माल डिस्पैच होता है और लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए उनकी पेमेंट रिलीज होती है। बाप रे। इसका सीधा अर्थ ये है कि कंपनी को अपना कैपिटल सिर्फ कच्चे माल में फंसाना है, बल्कि तैयार माल में भी फंसा कर रखना पड़ता है। तो ये जो 83 करोड़ का एडवांस है, ये कोई
कैश फ्लो का संकट नहीं है, बल्कि ये तो ग्लोबल कमोडिटी मार्केट के झटकों और सरकारी इंस्पेक्शन की जो लंबी प्रक्रियाएं हैं, उनसे खुद को बचाने के लिए बनाया गया एक बहुत ही सोचा समझा इन्वेंट्री बफर है। हाँ, बिल्कुल एक सेफ्टी नेट है उनके लिए। अब तक की अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें तो कंपनी के पास 2200 करोड़ की एक शानदार ऑर्डर बुक है। 14% मार्जिन वाले बीईएसएस और नॉन डीसीआर प्रोजेक्ट्स पर उनका पूरा फोकस है और इन्वेंट्री का सुरक्षा कवच भी तैयार है। जी। तो इन सब के आधार पर उनके विस्तार की जो अगली मंजिल है वो क्या नजर आती है? उनकी अगली मंजिल है कॉर्पोरेट जगत के एक बहुत बड़े अखाड़े में उतरना। हम बात कर रहे हैं FY27 में उनके मेन बोर्ड पर माइग्रेट करने की, जो महत्वाकांक्षी रणनीति है उसकी। अच्छा, मेन बोर्ड पर जाना। हाँ, जुलाई 2024 में वो SME इमर्ज प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुए थे। वो एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन अब अपनी इतनी विशाल ऑर्डर बुक और क्षमता विस्तार के आधार पर उनका जो अगला टारगेट है वो FY27 में बड़े शेयर बाजार यानी मेन बोर्ड पर कदम रखना है। और ये महज एक कागजी या प्रतीकात्मक कदम नहीं है। मैंने पढ़ा कि उन्होंने अगले वित्तीय वर्ष के लिए 1500 से 1700 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का एक बहुत ही आक्रामक लक्ष्य तय किया है। हाँ, नंबर्स काफी बड़े हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि उनकी जो वर्तमान 1510 करोड़ की बीएसएस ऑर्डर बुक है और जो 1500 करोड़ से अधिक की पाइपलाइन बिड्स हैं, उन पर टिका हुआ है। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया ना, वो थी भविष्य में खुद की सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की उनकी योजना। वो कॉल का एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक संकेत था। मैनेजमेंट ने वहां स्पष्ट किया कि अगर भविष्य में उन्हें DCR टेंडर्स में 1 गीगावाट से अधिक के बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं तो वे विदेशी निर्भरता को पूरी तरह खत्म करने के लिए अपनी खुद की सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेंगे। ये तो बहुत बड़ा कमिटमेंट है। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 750 से 800 करोड़ रुपए का भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर या जिसे हम कैपेक्स कहते हैं वो लगेगा। बस यहीं पर ना मुझे एक बड़ा पेंच नजर आ रहा है। कैसा पेच? देखिए, अभी हमने चर्चा की कि उनका बहुत सारा जो वर्किंग कैपिटल है वो 75 दिन की इन्वेंट्री साइकिल और उस तैयार माल में फंसा हुआ है। हाँ। तो ऐसे में 800 करोड़ रुपए का ये जो नया और विशाल निवेश है, ये बिना किसी भारी कर्ज में डूबे कैसे संभव होगा? मतलब ये तो वित्तीय रूप से काफी जोखिम भरा लग रहा है मुझे। ये चिंता एकदम स्वाभाविक है और विश्लेषकों ने भी इसे कॉल के दौरान उठाया था। लेकिन ना यहीं पर मेन बोर्ड माइग्रेशन की असली भूमिका हमें समझ में आती है। वो कैसे? देखिए, मेन बोर्ड पर आने से कंपनी की जो विजिबिलिटी और विश्वसनीयता है वो कई गुना बढ़ जाती है, जिससे बड़े संस्थागत निवेशकों तक उनकी सीधी पहुंच बनती है। इससे बेहतर शर्तों पर फंड जुटाना आसान हो जाता है। अच्छा, मतलब फंडिंग के रास्ते खुल जाते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात, मैनेजमेंट का ये स्पष्ट कहना है कि 800 करोड़ का ये निवेश कोई रातों रात नहीं होने वाला है। ये 12 से 15 महीने की एक क्रमिक प्रक्रिया होगी। फेज्ड मैनर में होगा। हाँ, इसे वे अपने वर्तमान ऑपरेशन से होने वाले जो कैश जनरेशन है, इंटरनल एक्रूअल्स और बहुत ही मामूली बैंक वर्किंग कैपिटल के जरिए आसानी से मैनेज करेंगे। वर्तमान में उनका डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही सुरक्षित स्तर पर है। यानी जब तक सेल मैन्युफैक्चरिंग का केपेक्स अपने पीक पर पहुंचेगा ना, तब तक उनके 1500 करोड़ के रेवेन्यू वाले ये जो मौजूदा ईपीसी और बीएसएस प्रोजेक्ट्स हैं, वहां से भारी मात्रा में कैश फ्लो आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। और क्योंकि उनके पास एनटीपीसी, पावर ग्रिड और एसजेवीएन जैसे ब्लू चिप सरकारी क्लाइंट्स का पक्का ऑर्डर है, तो ऑब्वियसली बैंकों से वर्किंग कैपिटल जुटाने में भी कोई खास मुश्किल नहीं आनी चाहिए। एकदम सटीक। ये जो ब्लू चिप क्लाइंट्स का भरोसा होता है ना, ये बाजार में एक बहुत बड़ी वित्तीय ढाल का काम करता है। उनकी रणनीति एकदम साफ है कि वे महज एक सोलर पैनल बेचने वाली कंपनी से आगे बढ़कर एक ऐसा संपूर्ण इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां ईपीसी, बैटरी स्टोरेज और भविष्य में जो सेल मैन्युफैक्चरिंग है, सब कुछ इन हाउस हो। और यही चीज उन्हें लंबे समय में एक सस्टेनेबल पावर हाउस बनाती है। तो इस पूरे गहन विश्लेषण को अगर हम समेटें तो ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जीजीबीएल के रेवेन्यू में जो 232% का भारी उछाल आया है ना, वो कोई तुक्का या खुशकिस्मती नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जो बदलते वक्त के साथ बहुत तेजी से और बेहद समझदारी से इवॉल्व हो रही है। कम मार्जिन वाली सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से निकलकर सीधे हाई मार्जिन वाले 1 गीगावाट आवर बीईएसएस प्रोजेक्ट्स की ओर जाना, ये साफ दिखाता है कि वे भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को कितनी अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। और सिर्फ पढ़ ही नहीं रहे हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर उसे बहुत अच्छे से अमल में भी ला रहे हैं।
आप देखिए ना, उनकी 75 दिन की इन्वेंट्री रणनीति, महंगी धातुओं की कीमतों को समय रहते लॉक करना और क्वालिटी बनाए रखने के लिए नॉन डीसीआर की ओर शिफ्ट होना, ये सब साबित करता है कि मैनेजमेंट ग्लोबल सप्लाई चेन की जो कड़वी सच्चाइयां हैं और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो वास्तविकताएं हैं, उन्हें कितनी गहराई से समझता है। ऊर्जा का भविष्य अब सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं है कि आप कितनी बिजली बना रहे हैं, बल्कि इस बात पर टिका है कि आप उसे कितनी कुशलता से स्टोर करते हैं और उस पूरे प्रोसेस के लिए अपनी सप्लाई चेन को कितना मजबूत रखते हैं। बिल्कुल सही कहा। जनरेशन से कहीं ज्यादा अब बात स्टोरेज की हो गई है। हाँ, और यही आज की इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक है, जो जाते जाते ना एक बहुत ही दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। वो क्या? अगर BESS यानी बैटरी स्टोरेज वास्तव में ग्रीन एनर्जी का नया और अनिवार्य मानक बन रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि देश भर में जो पुराने सोलर प्रोजेक्ट्स बिना किसी स्टोरेज के लगाए गए हैं, वे आने वाले समय में ग्रिड के लिए बिल्कुल अप्रासंगिक हो जाएंगे? क्या भविष्य में ग्रिड स्टेबलाइजेशन के लिए हर पुराने और नए सोलर प्लांट को बैटरी स्टोरेज से जोड़ना अनिवार्य हो जाएगा? ये सोचने वाली बात है। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो न सिर्फ कंपनियों की बल्कि आने वाले समय में सरकार की भविष्य की नीतियों को भी तय करेगा, क्योंकि बिना स्टोरेज के रिन्यूएबल ऊर्जा हमेशा आधी अधूरी ही रहेगी। तो छतों पर लगने वाले साधारण पैनल से लेकर 1 गीगावाट आवर के विशाल बैटरी स्टोरेज टैंक तक का ये सफर केवल एक कंपनी का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के ग्रीन एनर्जी सेक्टर का भविष्य दिखा रहा है। ये एक ऐसा ट्रांजिशन है जिस पर आगे भी पैनी नजर रखना बेहद जरूरी है। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।